हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है जनसंख्या को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। जनसंख्या के हम उसी को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग आपके इसमें देख चुके हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो जनसंख्या का क्षेत्रफल और कितना जनसंख्या घनत्व है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? देख लिया? चलिए, अब इतना सब कुछ आप अच्छे से देख चुके हैं, जान चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कुछ चीजों को आप घर से करके लाना है। तो जैसे आपने घर से किए थे, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? और यूटी के नाम वगैरह आपने लिख लिए होंगे। और मैंने आपको बताया था भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मैंने आपको समझाया। और उसके बाद सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 1951 में कितना था। क्लियर है? ये सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया। इतना हमने देखने के बाद ये हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई थी। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे चलेंगे और आगे बढ़कर आपका गौर करेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और गौर कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में दो समय बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को परिवर्तन कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। इनका नाम प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है, और एक एक क्या हो गया, प्राकृतिक घटक है। और दूसरा क्या हो गया इसमें, तो ध्यान रखना, अभिप्रेरित है। कैसा है? अभिप्रेरित। ठीक। प्रकृति वृद्धि का विश्लेषण करती है। जो प्रकृति वो क्या करती है, जो हमारी वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसका विश्लेषण करती है। अधोशोषित जन्म दर मृत्यु दर को निर्धारित करती है कि नेट जन्म दर कितना है और कितनी मृत्यु दर है। अभिप्रेत घटकों में किसी क्षेत्र में लोगों की अंतःवर्ती और बाह्यवर्ती का प्रबलन दिखाया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या को केवल प्राकृतिक वृद्धि से ही विवेचना करेंगे। भारत जनसंख्या के 2 दशकीय और वार्षिक वृद्धि पर पहुंचे हैं। समय के साथ साथ नित बढ़ रहा है। और भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि का इतने प्रतिशत है। कैसा है? इतने प्रतिशत है। ठीक। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 1.64%। क्लियर है? 1.64% क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि है। ठीक। चलिए, जनसंख्या के 2 गुने होने का समय। जनसंख्या के 2 गुने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर जनसंख्या 2 गुने होने का समय लगेगा। विगत एक शताब्दी में, शताब्दी मतलब 100 वर्ष में, जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की दर के कारण हुई। इसलिए वृद्धि के विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाता है। अवधि में वृद्धि की 4 स्पष्ट प्रवस्थाओं को पहचाना गया है। कि 4 स्पष्ट अवस्था हैं जो हम जिनको पहचानते हैं और उनको देखते हैं कि कौन कौन सी परावस्था है, किस किस हिसाब से। अब इसमें दिखाया गया है वर्ष 1901 से लेकर 1951 यहाँ देखेंगे, और 2001 और 2011 का जो आपका डाटा है, अब ये पढ़ेंगे। ये कुल जनसंख्या है।
इसमें ये कुल जनसंख्या है, और यहां देखिए यहां ये इतनी हो गई है और यहां इतनी। ठीक, ये निरपेक्ष यानी कि नेट, और ये परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं बढ़ी है तो ध्यान रखना 1991 से लेकर 2001 के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, और घटी कहां है 1911 से लेकर 1921 के बीच। क्लियर है? तो ये एक हमारा डाटा है जो सापेक्ष रूप से हमको दिखाया जाता है। ये सब जनसंख्या के कारक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 10 के वृद्धि निकालने का सूत्र P1 माइनस P2 अपॉन P1 इंटू 100। P1 क्या है? आधार वर्ष की जनसंख्या, जिस वर्ष का निकाल रहे हैं, मान लीजिए 2011 का निकाल रहे हैं। तो और वर्तमान की जनसंख्या तो कैसे निकाल लेंगे? 2026 माइनस 2011 की जनसंख्या अपॉन 2011 गुणा 100। अब इसको समझ लीजिए बड़ी आसानी और सरलता से। मान लीजिए 2026 में आपकी पॉपुलेशन हो गई है 100 मान के चलते हैं ताकि समझने में बड़ी आसानी रहे, सरल रहे। कितनी हो गई है? 100। क्लियर है? अब 2011 में ये पॉपुलेशन थी 80, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो 80 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इंटू 100। अब आप इसको काटेंगे तो 20 अपॉन 80 इंटू 100, 0 से 0 चला गया, ये हो गया 200। अब इसको डिवाइड करेंगे 200 अपॉन 8 तो 4, ठीक है, और 100 तो 25। तो ऐसे करके आप इसकी जनसंख्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझने के लिए लिख लीजिए P1 माइनस P2 अपॉन P1। तो P1 मतलब वर्तमान की जनसंख्या, P1 मतलब जिस आधार से निकाल रहे हैं, और आधार से निकाल रहे हैं तो वो आपके नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है? अगर आपको ज्ञात करनी है तो 100 तो चाहिए। हमने क्या समझा? हमने इसको समझा कि P2 हमने मान ली 2026 की जनगणना संख्या, और P1 हमने मान ली 2011 की। इन दोनों को घटा लिया अपॉन P1 यानी कि 2011 की जनगणना, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी के साथ हमने इसको ज्ञात करने का प्रयास किया। ये तो करना चाह रहे हैं हम लोग। क्लियर है? ठीक, हो गया। अब देखिए 2011 में वृद्धि देखिए, जहां डार्क है या 25 से ज्यादा है, ये क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ बड़ी है, ठीक है, इनमें बड़ी है। बड़ी तो यहाँ भी है। यहाँ पर कितनी है? यहाँ 20 से 25 के बीच का रेस्पेक्ट है। ये 15 से 20 वाले हैं। ये जो लाइट है ये 10 से 15 है, और जो नैरो है 10 से कम है। क्लियर है? ऐसे इनको दिखाया गया है और बताया गया है। पैटर्न थोड़ा सा बताने का, करने का चेंज है इस बार। क्लियर है? चलिए प्रावस्था 1991 और 1921 की अवस्था को भारत की जनसंख्या की दृष्टि से रुद्ध स्थिर प्रावस्था कहा गया है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अंतराल से निम्न थी एवं यहां तक 1911 और 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, और इसमें आपका वृद्धि निम्न बनी रहती है। परिशिष्ट वन के व्यय में निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा अधिकतर लोगों को निरक्षर भोजन आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी है। कैसा है? ये सब चीजें इनके लिए क्या है? उत्तरदायी। देख लिया? आगे बढ़े। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन, दूसरी अवस्था को देखिए। 1991 के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर अवधि के रूप में जाना जाता है।
देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार मृत्यु दर को नीचे लाया है। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार तंत्र के प्रणाली में सुधार हुआ है। फलस्वरूप अधोशोषित जन्म दर ऊंची बनी रही है, जिससे पिछले प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर 1920 के दशक में महान आर्थिक मंदी और विश्व के पृष्ठभूमि के वृद्धि के रूप से आपका प्रभावित हुई है। क्लियर है? तो 1920 से लेके 1921 से लेके 1951 के बीच अगर आप जनसंख्या को देखोगे तो पहले स्थिर वृद्धि थी देश में, क्योंकि हेल्थ और क्लीनिंग को लेके कुछ आपके दरें लो थी, और ट्रांसपोर्टेशन और जो कम्युनिकेशन था वो भी इतना बढ़िया हुआ है आप धीरे धीरे, तो उसमें जो डेथ रेट बनी, मतलब जो आपका बर्थ रेट बनी है वो ऊंची बनी है, और बहुत सारे चेंजेस वगैरह जो है इसमें हम लोगों को बड़े यूनिक और सही रूप से हमको दिखाई दी। क्लियर है? देख लिया। अब 1951 से 81 के जो आपके दशक में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में हम इसको जानते हैं। देश की मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, जनसंख्या उच्च प्रजनन दर, औसत वृद्धि दर 2.2% ऊंची रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही यह अवधि जिसमें एक केंद्रीकृत योजना प्रक्रिया और विकासात्मक कार्यों को आरंभ हुई है और अर्थव्यवस्था आपके सुधारने लगी है। अधिकांश लोग जीवन की दशाओं में सुनिश्चित हुआ है। परिमाण स्वरूप जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि उच्च और हुई है। सबके अतिरिक्त तिब्बती, बंगाली, नेपालियों में भी बढ़ने लगा है, और यह प्रवास और यहाँ कि पाकिस्तान से आने वाले भी लोग उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया है। थर्ड फेज में पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे उनकी वजह से भी जो है यहाँ आपका पॉपुलेशन बढ़ा है, और इस अवधि में रेट भी अच्छा रहा है पॉपुलेशन का, उच्च जन्म दर रहा है। क्लियर है? तिब्बती, नेपाली, आपके नेपालियों और बांग्लादेशियों ने भी क्या किया है, भारत में आकर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन हुआ है उस प्रवसन में भी योगदान दे दिया। तो ये भी एक कारक आप मान सकते हैं फैक्टर रूप में कि भाई ये भी एक फैक्टर है। देख लिया? चलिए, 1981 के पश्चात देश की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। जनसंख्या वृद्धि में अधोशोषित जन्म दर अधोमुखी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। बदलते समय देश के विवाह में के समय औसत आयु वृद्धि दर की गुणवत्ता में विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुआ है। जब से स्त्री एजुकेशन यानी कि वुमेन एजुकेशन पर जोर दिया है, तब से लाइफ ऑफ क्वालिटी में और ऑन एवरेज एज में भी आपकी वृद्धि हुई है। पहले क्या था, बाल विवाह होते थे, हेल्थ को लेकर इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। अब हेल्थ को लेकर एजुकेशन की वजह से ही बहुत सारे सेक्टर आपका लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। जो सेक्टर हमसे अनएक्सपेक्टेड थे उनमें भी ग्रोथ और रिफॉर्म कैसे हैं, बहुत अच्छे। देश की जनसंख्या में वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, यानी कि ग्रोथ रेट कैसी है, रेट अभी हाई है। ठीक, विश्व रिपोर्ट के अनुसार प्रापेक्षित किया गया है कि 2025 तक भारत दुनिया का 135 करोड़ का देश हो जाएगा। ये तो हो चुका है अब तक। क्लियर है? तो चेंजेस आपके हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अभी तक विश्लेषण और औसत दर को दर्शाता है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर के विस्तृत भी बनता है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसमें डिफरेंसेस है, और आप इसको एक प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति में पहचान सकते हैं। चलिए, क्लियर है? तो इतना आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे जो आपका प्रावस्था बनी है, नंबर्स बढ़े हैं, क्या कारण है। क्लियर है? देख रहे हैं उसको? हो गया? आगे बढ़े। चलिए, फिलहाल हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका रिवीजन करिए, पढ़िए, देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।